स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एक वृक्ष की हत्या जिसके लेखक है कुंवर नारायण। इस पाठ में जितना भी चीज़ है यानी प्रश्न उत्तर, लेखक परिचय, व्याख्या और मैं कविता भी पढ़ूंगा, सब कुछ एक ही वीडियो में पूरा समेट लिया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैप्टर से जुड़ा जितना भी चीज़ आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आप बहुत बेहतरीन ढंग से कर दीजिएगा। चलिए कविता को पढ़ते हैं। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदरा, तना मैल कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खर बलबूता। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन अपनी खाकी वर्दी में। दूर से ही ललकारता, कौन? मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो ये थी एक बेहतरीन कविता। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। लेखक परिचय को भी शामिल कर लिया जाएगा इसी वीडियो में इसके बाद, ठीक है। पहले प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? उत्तर, कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि वह हर क्षण चौकीदार की तरह घर की सुरक्षा में खड़ा रहता था। बूढ़े चौकीदार की तरह छाल रूपी उसका चेहरा झुर्रियों से भरा खुरदरा हो गया था। अगला प्रश्न है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? और इससे पहले एक बात समझ लीजिए कि परीक्षा में साफ साफ लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दें। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपको याद करने में कम समय लगे और कम समय आपको देना पड़े इस चीज़ में, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना होता है बेहतरीन नंबर लाने के लिए। आप किसी का भी आंसर को रट रहे हैं लाइन बाय लाइन और वो आंसर भले ही अच्छा हो लेकिन आपका टाइम इसमें ज़्यादा जाएगा और आप भूल भी सकते हैं क्योंकि आप रट रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी ये बेहतरीन आंसर है, इसको भी अगर आप ध्यान में रखते हैं, थोड़ा सा भी याद रहेगा तो आप एग्जाम में लिख दीजिएगा तो बेहतरीन नंबर आपको मिल जाएगा। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को आते देख दूर से ही ललकार कर पूछता था, कौन? कवि जवाब देता था, दोस्त। उसके बाद कवि उसके ठंडी छाँव में पल भर के लिए बैठ जाता था। कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कविता का समापन करते हुए कवि पर्यावरण एवं सभ्यता के प्रति संवेदनशील होकर चिंता करते हैं और आदेश का जिक्र करते हुए कवि कहते हैं कि आज लोगों की प्रवृत्ति वृक्षों की काटने की हो गई है, सभ्यता के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मानवता का ह्रास हो रहा है। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? उत्तर, घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों, हवा, भोजन, जंगल एवं मनुष्य को बचाने की बात करता है, क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्न, फल, फूल जीवनदायक है। इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर ये देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हिंदी पढ़ना समझना आता है तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये है 100 प्रसंग व्याख्या करने वाला प्रश्न जो क और ख है छठा का, तो ये छठा का क है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है, आप पढ़ लीजिएगा और नोट्स में लिख लीजिएगा नोटबुक में। ये है दूसरा 100 प्रसंग व्याख्या यानी छठा का ख, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न है, कविता की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार, कविता का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है क्योंकि वर्तमान समय में वृक्ष की हत्या की जा रही है। यहाँ पर वृक्ष का अर्थ केवल वृक्ष नहीं है, यहाँ पर वृक्ष का अर्थ सभ्यता, प्रकृति, मानवता समेत हर वह वस्तु है जो मनुष्य के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप अगर कविता को सुने होंगे तो यहाँ ध्यान दिए होंगे कि कविता में आगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, नदी के बारे में, मनुष्यता के बारे में, हर चीज़ के बारे में बोली गई है और हर चीज़ की हत्या हो रही है, तो वृक्ष की हत्या हो रही है। इस तरह से कवि इन सारे विचारों को आपके सामने रखते हैं।
अगला और आखिरी प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता में एक रूपक की रचना हुई है, रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रूपक भावाभिव्यक्ति की एक विधा है। इसमें कवि की कल्पना मूर्त रूप में चित्रित होती है। यहाँ वृक्ष की महत्ता को मूर्त रूप में देखते हुए उसे एक प्रहरी के रूप में दिखाया गया है। अब मैं आपको समझा देता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है इसलिए। मूर्त का मतलब होता है वो चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, मतलब इंग्लिश में बोले तो टेंजिबल। तो कभी जब भी किसी बात को बताते हैं ना, तो मेटाफोरिक वे में बताते हैं, यानी कहने का कुछ तो किसी और वस्तु से उसको रिलेट करके बोल देते हैं। तो वस्तु यानी पेड़ यहाँ पे क्या है, मूर्त चीज़ है जिसको छू सकते हैं। और यहाँ पे अमूर्त बातें जैसे सभ्यता हो गई, संस्कार, मनुष्य के की जो अच्छे गुण होते हैं, तो वो सब क्या है, अमूर्त रूप है, अमूर्त चीज़ है, यानी जिसको छू नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मूर्त चीज़ के माध्यम से उसको कनेक्ट करके एक मेटाफोरिक वे में बताया गया है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है उत्तर में, ठीक है। अब चलिए कुंवर नारायण का परिचय देखते हैं। तो यहाँ पे कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। तो अब मेन बात याद रखना है आपको, कहाँ हुआ था इनका जन्म, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो एक बात आप ट्रिक के तौर पर याद रख लीजिए कि जितना भी हिंदी साहित्य के कवि या लेखक होते हैं ना, आमतौर पे वो या तो उत्तर प्रदेश के होते हैं या बिहार के होते हैं, बस इन्हीं दो जगह से सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपको नहीं याद रहे, ऑप्शन देखें, तो आप तुक्का मारना है तो आप उत्तर प्रदेश में ही तुक्का मारिए, ये सही होने का ज़्यादा चांस रहता है। हर एक पाठ के लिए ये लागू होता है, क्योंकि हिंदी साहित्य में इन दो राज्यों का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ, तो लखनऊ में हुआ था इनका जन्म, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत 1950 के आसपास की। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा कब शुरुआत की, ये नहीं आ सकता, ठीक है, बस सुन लीजिए। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। अब चिंतन तो इसमें भी वो कर रहे हैं, इस कविता में भी, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही। उनकी प्रमुख रचनाएं आपको याद रखना है, जैसे कि चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने अपने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये काव्य संग्रह है, आत्मजयी, ये प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, और इसके अलावा आज और आज से पहले, ये समीक्षा है, मेरा साक्षात्कार, ये साक्षात्कार है। थोड़ा सा आप दो चार बार पढ़ लीजिएगा, सबके नाम के आगे कुंवर नारायण लगा दीजिएगा, जैसे चक्रव्यूह कुंवर नारायण, चक्रव्यूह कुंवर नारायण, 10-20 बार पढ़ लीजिएगा आप। जब एग्जाम में आएगा तो आपका क्लिक कर जाएगा दिमाग अपने आप, आपको लगेगा कि हमको याद नहीं है, लेकिन आपको याद हो जाएगा, हो गया होगा, और एग्जाम में क्लिक हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो इस प्रकार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, समझते ही होंगे आप साहित्य के क्षेत्र में। कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान इत्यादि, ठीक है। अब इसको भी एक दो बार पढ़ लीजिएगा। कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट करते हैं। आज का समय और उसकी यांत्रिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने लपेटे में लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकर ग्रहण करती है और मनुष्यता को सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलती है। अब यहाँ पे बेहतरीन ढंग से इनके परिचय के बारे में लिखा गया है, और कुछ यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है, मैं बता दूंगा जहाँ जरूरी रहेगा तहाँ, ठीक है। नई कविताओं के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो आपको ये याद रखना होगा कि आत्मजयी क्या है, प्रबंध काव्य है, और जिसको लिखा है कुंवर नारायण ने, ठीक है। उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। देख सकते हैं ये कविता कितना साफ सुथरा है। इसके अलावा एक कविता है अक्षर ज्ञान, तो उसमें क्या है, इतना साफ सुथरा नहीं है, उसमें उसमें क्या बोल सकते हैं आप, धुंधलापन है बहुत ज़्यादा। भाषा और विषय की विविधता उसकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं, उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है, यथार्थ यानी जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, और उनका सहज सौंदर्य भी, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखते हैं। ये कविता आप पढ़ के आपको लग गया होगा। तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश
की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। सही बात है, आप इतना पढ़ चुके हैं क्वेश्चन आंसर कविता दोनों, तब आपको तो ये चीज़ ख्याल आ गया होगा इस बात का कि ये इस तरह की बात इस कविता में की गई है। यह कविता कुंवर नारायण की कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि इन दिनों से संकलित है। अब देखिए मैं रफली बता देता हूँ कि यहाँ क्या क्या महत्वपूर्ण है। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना होगा। और कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था, ठीक है, 19 नवंबर 1927। और इसके अलावा ये क्या है, एक कविता है जिसको इन दिनों कविता संग्रह से लिया गया है, ठीक है। इन्होंने एक प्रबंध काव्य लिखा है जिसका नाम आत्मजयी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये महत्वपूर्ण है। और ये एक बेहतरीन कवि है, ये तो है ही। इस तरह से आप यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा इनकी रचनाओं को, और बाकी चीज़ उतना टेंशन नहीं लेना है आपको। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छोड़ने का ऑब्जेक्टिव आपको मौका मिलता है, और उतना टफ बिहार बोर्ड नहीं पूछता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में आपका वक्त बर्बाद नहीं करता हूं, क्योंकि वक्त बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। आप सेल्फ स्टडी करेंगे, उसका वक्त आपको मिलना चाहिए। इसके अलावा आप थोड़ा सा खेलेंगे, थोड़ा सा सोशल स्किल भी आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है ना, सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा इधर भी आपको वक्त मिले तो बेहतर है कि समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। तो इसलिए मैं कम से कम समय में इस पूरे टॉपिक को कवर कर दिया हूँ। अब आपका काम है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लेलिस्ट में जाके जहाँ भी आपको ज़रूरत है जिस भी वीडियो का उसको देखिए और पढ़ाई करते रहिए बेहतरीन ढंग से। धन्यवाद।